कि ये जो चुनाव है 2025 का वो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाए, कि हम क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और वो हमने इसमें भी दिखाया, इस मामले में भी, कि तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और जितनी जल्दी से है उतनी जल्दी कार्रवाई हुई। एक तरफ से क्राइम को लेकर भय के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से देखेंगे कि इस तरह से लोगों के मन में डर का एक माहौल बना, क्योंकि लोग परसेप्शन के साथ, लोगों के माइंड के साथ खेलना चाहते हैं। इसी तरह से लोगों में भय का वातावरण बना दो और इसी काम में विपक्षी पार्टियां लगी। मेरी जो हैसियत रही एक राजनीतिक कार्यकर्ता की है भी, और मैं एक छोटा सिपाही हूं पार्टी का। बिहार में चुनावी माहौल तैयार होने लगा है और चुनाव जब आते हैं तो कई सारी बातें होती हैं, कई सारे मुद्दे उखाड़े जाते हैं। नेताओं की बातें, नेताओं के बयान, नेताओं के एक्शन, हर किसी चीज को बहुत परखा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो वाकई नेता अभी तक बने हैं, बन तो गए हैं और नेताओं की लिस्ट में बहुत ऊपर नाम है, लेकिन वो पेशे से पहले एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। हमारे साथ मनीष वर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। चूंकि आपका मैं परिचय दे रहा था तो आप वाकई अपने आप को अब पूरी तरीके से जो नेताओं का एक जो समूह है उसमें आप स्टैब्लिश अपने आप को मानने लगे हैं कि अभी भी थोड़ा सा आपको लगता है क्या कि नेताओं वाली कैटेगरी में उतने फिट नहीं पड़ रहे हैं? देखिए भाई, मैं जो ड्रेस पहना हूं वो तो नेताओं का ही ड्रेस है, तो ड्रेस से तो आप नेता मान ही सकते हैं। और रही बात दूसरे लोगों क्या मानते हैं मुझको पता नहीं, लेकिन मैं अपने को अंदर से एक जो है एक कार्यकर्ता मानता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता मानता हूं। और जो मेरी जिम्मेदारी है पार्टी ने भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है एक, और जो मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आते ही मुझे राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया है। एक बड़ा ओहदा है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं उनको बार बार धन्यवाद करना अच्छा, चाहूंगा। एक जो बात है जो है कि आपको माना जाता है कि आप नीतीश जी के बहुत करीब हैं और कई लोगों ने तो कहा क्या कि आए ही आप हैं क्या कि आप नीतीश जी के उत्तराधिकारी हैं। खैर, अब उत्तराधिकारी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस नीतीश जी पर सवाल, कई लोग सवाल उठा रहे हैं नीतीश जी को लेकर के कि क्या नीतीश जी इस बार एक नेचुरल चॉइस हैं क्या चीफ मिनिस्टर के, क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हुए एनडीए चुनाव लड़ रहा है तो उसमें नाम तो नीतीश जी का ही आ गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के कई लोग सवाल भी उठाते हैं, गठबंधन के अंदर भी, गठबंधन के बाहर भी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार नीतीश जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जितने भी हम लोग को एनडीए के घटक दल हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे लोजपा के हों, चाहे हम के हों, सभी घटक दलों ने ये स्वीकार किया है और ये माना है कि ये जो चुनाव है 2025 का वो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और सब लोगों ने जो नीतीश जी को देखा है, पूरे बिहार ने नीतीश जी को देखा है, पिछले 20 वर्षों से वो जितने कमिटमेंट के साथ बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए जो लगातार वो काम उन्होंने किया है। बिहार उनको क्या मिला था, किस तरह का बिहार था, जो बदलाव बिहार में हुए हैं, जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, जो जिस तरह की बिहार की अस्मिता उठी है, हम लोग तो पहले भी जानते थे। पहले हम लोग जब दिल्ली में रहते थे क्या बिहारियों की इज्जत होती थी। आज जो बिहारियों को जो सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी सवाल उठ रहा है अब कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था और ये है, तो देखिए, विपक्षी पार्टियां एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये जब उन्होंने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे, आप पिछले साल की बात मैं करूंगा, जाड़े का समय था और लगातार नीतीश जी ने एक एक जिले का दौरा किया, वहां पे जो जो समस्याएं थी उसको स्टडी किया, लोगों से इंटरेक्ट किया और 38 जिलों का जो जो योजनाएं हो सकती थी, जो जो वहां पे प्रॉब्लम जिलों में थी, उसका एक साथ योजना ला करके पटना आए, सारी योजनाओं की स्वीकृति दी
और करीब करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजना पूरे बिहार की एक साथ सैंक्शन हुई। सब पे काम करना शुरू हो गया। उस कड़ाके की ठंड में यदि नेता का कमिटमेंट नहीं होता, लोग इस तरह से, जो लोगों ने देखा कि किस कमिटमेंट के साथ बिहार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और किस तरह से उसका समाधान निकाल रहे हैं, सबने देखा। आज भी देखिए, कल भी देखिए, जब भी आप देखते हैं तो नीतीश जी यहाँ जा रहे हैं, योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबको निर्देशित कर रहे हैं, सब अधिकारियों को। तो पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से बिहार के विकास को गाइड कर रहा है। लेकिन एक बात आज और मोहन भागवत जी ने कही है, चूंकि उम्र का सवाल है, 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, तो एक नेता की भी तो उम्र बढ़ती है, तो उसमें क्या आपको लगता नहीं है कि एक विकल्प ढूंढने की भी कहीं ना कहीं जरूरत है? अगर मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उनकी तरफ से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो आपकी भी पार्टी में चलेगी ना? देखिए, मोहन भागवत जी का अपना ओपिनियन है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस कमिटमेंट के साथ जो काम किया है पिछले 20 वर्षों से, बिहार को एक नई दिशा दी है। बिहार क्या मिला था, क्या उन्होंने बनाया, और जिस तरह से उन्होंने एक रोड मैप बना करके बिहार को आगे ले जाने का काम किया, कानून व्यवस्था को ठीक किया, यहाँ पर जितना भी सड़कें थी, रोड्स थे, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बिजली की व्यवस्था पे काम किया। तो किस तरह से एक जो है प्लान्ड वे में चल करके शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, यहाँ के जो मानव संसाधन है उसको कैसे हम अगुमेंट करें, कैसे उसको हम आगे ले जाएं, उसके लिए काम किया। तो एक तरह से उन्होंने एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया बिहार के लिए, एक आधारभूत संरचनाओं का जाल बिछा करके एक लॉन्च पैड बना है, जिससे आगे का बिहार बनेगा, एक विकसित बिहार बनेगा। अब देखिए, ये सब जो है, अब इंडस्ट्री जो पहले कहते कि नहीं आ रही है, अब इंडस्ट्री का आना शुरू हो गया। बाहर इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बना है। चारों तरफ से आप देखिए, कोका कोला की फैक्ट्री लग रही है, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लग रही है, आपका अपरेल का, कपड़े का, लेदर का फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे बेगूसराय में देखिए आदित्य बिरला की कंपनी लग रही है। वैसी तरह से आप सीमेंट की फैक्ट्रियां देखिए, सीमेंट की फैक्ट्रियां लग रही है। तो हर तरह से एक इन्वेस्टमेंट का माहौल कायम हुआ है। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो इस तरह से बिहार में रोजगार का सृजन हो रहा है। तो एक दिशा उन्होंने दी है बिहार को, एक रोड मैप बना के काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है। तो इसमें जो उनका जो विजन है बिहार के लिए, उसको जमीन पे उतारना जरूरी है। और जहां तक हम पहुंचे हैं, कई लोग क्लेम करते हैं पहले से कि इंडस्ट्री पहले क्यों नहीं लगी, तो पहले बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, सड़क नहीं, तो कहां से इंडस्ट्री आएगी? अच्छा, एक रोड मैप बना करके वो आगे बिहार को ले जा रहे हैं, जिसमें क्रमिक रूप से विकास होता है, उस पे कर रहे हैं। और आज रोजगार के सृजन हो रहा है। जो आपका गया में एक जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, 1 लाख रोजगार की संभावना है उसमें। लेकिन बात होती है कि आप, यानी जनता दल यूनाइटेड जब सत्ता में आई थी, तो सबसे बड़ा जो लोगों की उम्मीद थी वो था कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त होगी, क्योंकि लालू राज में जिस तरीके की कानून व्यवस्था थी। लेकिन आज जिस तरीके से पटना में गांधी मैदान पे वहां पर गोली चल रही है, कारोबारी का मर्डर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आज ही आया जो वेटरनरी कॉलेज का की घटना हुई है। इस चीज में कहीं ना कहीं अब तो आपके ऊपर भी तो, आपकी साख पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, हम इस बात को कहेंगे कि एक तरह से विपक्षी दल परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखिएगा कि पिछले कई महीनों से वो लगातार एक बुलेटिन जारी करते हैं, जिसमें सारे जो जिले से जो क्राइम घटनाएं होती हैं उसको कंबाइल करके उसको उछाला जा रहा है। आप देखिए, जो घटना हुई, मैं भी मानता हूं जो घटना गोपाल खेमका जी के साथ हुई वो बहुत दर्दनाक घटना है। हम लोग सब उसकी निंदा करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए, रात की ये घटना है। लेकिन जैसे पुलिस को पता चलता है, 2 दिन के भीतर जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो उसके साथ जिसने क्राइम किया, सबको पकड़ा जाता है। जो शूटर थे, जिस पिस्टल से शूटिंग हुई, सब कुछ की रिकवरी हो जाती है, कैश रिकवरी हो जाती है, और एक तरह से उनको कानून के दायरे में सबकी अरेस्टिंग हो गई, उस पर जो काम हुआ। तो ये आप देखिए कि सरकार का कमिटमेंट, यदि कोई घटना होती है तो हम ये कहते हैं कि हम क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस रखते हैं,
और वो हमने इसमें भी दिखाया, इस मामले में भी, कि तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और जितनी जल्दी से है उतनी जल्दी कार्रवाई हुई। तो हम ये नहीं कहते, कोई भी समाज होता है उसमें क्राइम का रेट होता है, सारे कानून बने हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में देखिए या किसी भी राज्य में देखिए तो घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसा कोई नहीं क्लेम कर सकता कि कानून है तो कानून में घटनाएं नहीं घटेगी। एक जो सोसाइटी में क्राइम रेट रहता है वो कुछ ना कुछ हद तक रहता ही रहता है, आप पूरा बंद नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की इफिशियंसी या कमिटमेंट इस पे देख सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है, क्या किसी को संरक्षण मिल रहा है, क्या अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। तो आप देखें कहीं भी किसी भी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं मिला। पूरा क्राइम के साथ जीरो टॉलरेंस है, जितना भी प्रिवेंटेबल क्राइम है उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। 112 की सर्विस, हमने डायल 112 की सर्विस लॉन्च की। आज के समय में कुछ भी इस तरह की घटना है, फोन करते हैं, 12-15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, कार्रवाई होती है। तो जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे क्राइम हैं जिसको आप सीधा प्रिवेंट, जब तक जानकारी नहीं होगी तो कैसे। कई पर्सनल क्राइम होते हैं, ग्रजेस रखते हैं लोग, आपसी झगड़े विवाद होते हैं जिसको पता नहीं चलता। लेकिन आप तो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आपने तो कई जगहों की व्यवस्था भी संभाली है। ये बताइए कि क्यों बढ़ गया अचानक ये जो उछाल आया है? क्योंकि ये बात नीतीश राज में ये बात मानी जाती थी कि क्राइम रेट कम हुआ है, लेकिन ये जो अचानक एक बाढ़ सी आ रही है, बाढ़ का समय भी है बिहार में, तो बाढ़, ये क्राइम की बाढ़ क्यों आ रही है? इसके पीछे क्राइम की बाढ़ नहीं आई है, ये क्राइम को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। आप देखिए कि जिले में कहीं घटना हुई, लोग हुआ, उस पर काम हुआ, लगातार होते रहता है, हर समय होते रहता है। और मैं आपको सरकार की बात बताता हूं कि जितना सभी जो ऑफिसर, सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जाता है कि भाई क्राइम से कोई समझौता नहीं है। तो इस पे जहां भी होगा उस पे कार्रवाई होगी, प्रिवेंशन है, सूचना मिलेगी, कार्रवाई होगी। तो हम आपको एकदम आश्वस्त करते हैं कि सरकार का पूरे क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जहां भी कोई क्राइम होता है तुरंत हम उसको, उस पर कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, उसको कानून के दायरे में लाते हैं, और जो कानून के अनुसार सम्मत है, विधि सम्मत है, सारी कार्रवाई की जाती है। यही तो सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व है जो आप, ऐसा नहीं कि सारी चीजों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ प्रिवेंटेबल क्राइम होते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं कि कौन क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन क्राइम को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कई क्राइम होने के बाद उस पर कार्रवाई होना मस्ट है। लेकिन सरकार की नीयत को देखना चाहिए। सरकार किसी भी संगठित अपराध में शामिल नहीं है, पूरा का पूरा जो है उस पर कार्रवाई की जाती है। संगठित अपराध खत्म हो गए बिहार से। आप देखिए जो इंडिविजुअल क्राइम है उसमें भी यदि तुरंत सूचना मिलती है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो सरकार के इंटेंशन में कहां गड़बड़ी है। लेकिन जब ऐसे आप एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष आजकल जो चुनाव हो रहा है, आप कह रहे हैं सर्ज आया है, ये परसेप्शन में सर्ज आया है, और सर्ज लाने के लिए बहुत मेहनत की गई है विपक्ष के द्वारा। लगातार इस मुद्दे को उछालना, लगातार इसको डिस्कस करना। तो आप कोई भी चीज को, एक क्राइम को आप डिस्कस करते हैं, बराबर डिस्कस करते हैं, तो एक भय का माहौल बनता है। और जो मैं कह रहा हूं, खास करके इस मुद्दे पर, जब बिहार में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, निवेश जब आना शुरू हो गया है, हर तरह से निवेश आ रहे हैं, बिहार में एक इंडस्ट्री का माहौल बन रहा है, उस समय से आप एक तरफ से जो परसेप्शन बना रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार का भविष्य नहीं बना पाते। अच्छा, एक और आप जो है, एक और जो परसेप्शन बन रहा है, ये वो बन रहा है, ये जो विपक्ष उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। अभी 2 दिन पहले ही विपक्ष का एक पटना में पूरा रोड शो भी हुआ। वो था कि जो SIR चुनाव आयोग करवा रहा है उसको लेकर के। अब तो सीमांचल में बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहे हैं कई सारे इलाकों में। लोगों में ये डर है, एक तो डर आप कह रहे हैं कि एक भय का माहौल क्राइम को लेकर बनाया जा रहा है। एक दूसरा जो भय है वो है क्या कि ये जो नागरिकता और जो चुनाव में वोट का अधिकार है ये ना छिन जाए। इसको लेकर के क्या आपकी पार्टी का को भी कोई ऑब्जेक्शन है, या आप अभी ठीक है, आप आश्वस्त हैं कि सब सही होगा? देखिए, ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। और चुनाव आयोग आप जानते हैं एक संवैधानिक संस्था है, समय समय पे वो ये सब काम, इंटेंसिव रिवीजन वो कराते रही है। जगह जगह पे हुआ, 2003 में बिहार में हुआ था, और उसके बाद से ये करना चाह रही है। तो चुनाव आयोग जो, उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्टोरल रोल जो है पारदर्शी तरह से बने और स्वच्छता के साथ बने।
जब उनको लगता है कि भाई कि इसमें और सुधार किया जा सकता है तो वह स्टेप लेती है। तो इस मामले में भी चुनाव आयोग ने किया है। हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं चुनाव आयोग का पे, और हमें चूंकि संवैधानिक संस्था है उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं करते। मैं हमेशा देखा हूं कि कई विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर बहुत तोहमत लगाई है। पहले भी आप देखिए ईवीएम के केस में कैसे चुनाव आयोग पे तोहमत लगा कि भाई ईवीएम गड़बड़ है ये। जब प्रमाणिक बात हुई तो कहीं से भी कुछ नहीं आया, किसी कोर्ट में किसी ने प्रमाण नहीं दिया। अब आप ही देखिए कि विपक्षी पार्टियां ईवीएम पे जो आरोप लगाई और उसी ईवीएम से अब आपकी कर्नाटका में सरकार बनती है तो आप बड़े खुश होते हैं कि ईवीएम सब ठीक है। तो जिस समय आप जीतते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ईवीएम ठीक है, और जब खराब हो जाता तो सारा दोष ईवीएम पे मर दो। वही बात है कि अभी जो है एक भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ से क्राइम को लेकर भय के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ से देखेंगे कि इस तरह से लोगों के मन में डर का एक माहौल बना है, क्योंकि लोग परसेप्शन के साथ, लोगों के माइंड के साथ खेलना चाहते हैं कि किसी तरह से लोगों में भय का वातावरण बना दो, और इसी काम में विपक्षी पार्टियां लगी है। लेकिन हमें कहना है कि भाई आपको चुनाव आयोग के इंटेंशन पे संदेह नहीं करना चाहिए। ये पूर्णतः जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो अपनी तरह से कर रहा है। हम लोग को सहयोग करना है। हम लोगों ने अपने बीएलए को, बूथ लेवल जो एजेंट रहते हैं, उसको सबको कहा है कि जाकर के जनता से सहयोग कीजिए, उनके फॉर्म भरवाने में मदद कीजिए, जहां पे उनको यदि दिक्कत है उनको आप उसकी दिक्कत को दूर कीजिए। और पूरा प्रशासनिक तंत्र कैसे ये काम हो जाए स्वच्छता के साथ, इलेक्टोरल रोल सब बढ़िया से पारदर्शी तरीके से बने, कि बनना तो है जनता के सामने, सब लोगों के सामने, तो अच्छी तरह से बने। इसके लिए सब लोग यदि पार्टियां सहयोग करती है तो अच्छा से होगा और चुनाव बढ़िया से होगा। अच्छा, हम चुनाव पे आते हैं। अब चुनावी रणनीति को लेकर के आपकी एक सहयोगी हैं चिराग पासवान साहब। पिछली बार आपकी पार्टी का बहुत उन्होंने नुकसान किया था, विधानसभा चुनाव लड़े। इस बार फिर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अब सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, एक केंद्रीय मंत्री जाके विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, तो इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्योंकि जो आपका अनुभव रहा है 2020 विधानसभा चुनाव का, उसमें तो आपका और चिराग साहब का बड़ा अच्छा इक्वेशन नहीं था। तो अब आपको क्या लगता है, ये इसके पीछे भी कुछ अलग तरीके की कोई रणनीति है उनकी? देखिए, पिछली बार क्या हुआ क्या नहीं, मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं करना चाहूँगा। क्या क्या उस समय की स्थितियाँ थी, किस समय क्या किस तरह से कोई लोग किस तरह से रिएक्ट किए हैं, उस पर मैं बहुत जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन इस बार का जब देखिए, जब चुनाव की बात हुई तो सब लोगों ने माना, इंडिया के सारे घटक दलों ने माना कि भाई कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चिराग पासवान जी भी कई मौकों पर वो बोल चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और कई बार उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी है, ये इनके नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, और इन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व में आस्था जताई है। तो ये जो बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए कि भाई कि चुनाव अब रहा व्यक्तिगत तौर पे कि वो चुनाव लड़ना चाहते नहीं, तो ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है। यदि तो वो लड़ है आपको चिराग जी? हाँ, जब हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पूरी एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, तो भरोसे का सवाल ही कहाँ है। यहाँ पर कोई अविश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता। अविश्वास का काम विपक्ष का फैलाना है कि कैसे इनमें अविश्वास। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जितने भी 5 घटक दल हैं, पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हम चुनाव में उतरेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन एक और आपके पुराने दोस्त थे प्रशांत किशोर साहब, उन्होंने भी आपकी पार्टी के लिए बहुत काम किया। अब चिराग जी की तरह नहीं किया, लेकिन दूसरी तरीके से उन्होंने काम किया। आज वो भी आपके खिलाफ पूरा ताल ठोके हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप भी लगभग पिछले 1 साल में, जब आप, मुझे जहां तक याद है 9 जुलाई 2024 को आप बने थे राष्ट्रीय महासचिव, अब लगभग 1 साल हुआ है, आपने भी देखा है वो भी घूम रहे हैं पूरे बिहार में। कितना आपका खेल खराब करने वाले हैं प्रशांत किशोर? देखिए, आप जब प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं वो, और जगह जगह पे उन्होंने रणनीतिकार का काम किया है। हालांकि दावे वो बहुत बड़े बड़े करते रहे हैं,
मैं उनके दावों पे नहीं जाना चाहता हूं कि किस तरह का दावा उन्होंने किया और क्या उसका रिजल्ट हुआ। पूरा देश जानता है कि पिछले लोकसभा के विषय में उन्होंने क्या दावे किए, हिमाचल प्रदेश चुनाव के बारे में क्या दावे किए। हर जगह पे दावे करते हैं, कहीं पे सही कहीं पे गलत। तो उनका एक तरीका है, उनका एक माहौल बनाने का तरीका है। बड़े बड़े दावे करना ये उनकी आदतों में शुमार है। तो खैर उनकी अपनी एक रणनीति है। अब चूंकि चुनाव के मैदान में आए हैं तो इस तरह के बयानबाजी वो करते रहेंगे, ऐसे दावे करेंगे सब जगह पे। और पिछली बार की हम बात करें, जब आपके बाई इलेक्शन जब बिहार में हो रहा था 4 सीटों पे, दावा किया उन्होंने कि सब सीटें हम जीत रहे हैं, और बाद में आपने देखा कि कुछ सीटों पे उनको 2% का मत मिला। तो वो ये भी आप देखिए कि ये 2% का जो मत कुछ सीट पर मिला, 2.7%, तो वो जो उनको जो वोट मिला है वो उनका है कि कैंडिडेट का है। तो ये जो उनकी जो कोशिश है, जहां तक मैं देखता हूं, तो आप सोशल मीडिया देखें तो लगेगा कि पूरा का पूरा बिहार में वही छाए हुए हैं, सोशल मीडिया के वो एक्सपर्ट रहे हैं। लेकिन जमीनी तौर पे क्या उनकी स्थिति है सब लोग जानते हैं, तो उस पर विशेष मैं कहना नहीं चाहूंगा। उनका काम करने का अलग तरीका है। और आप जानिए कि जनता का नेता होना और रणनीतिकार होना दोनों अलग अलग चीज है। दोनों जनता के भावनाओं से जुड़ना, उनके भावनाओं के अनुसार काम करना, ये अलग चीज है। और जन नेता होना अलग चीज है। रणनीति आप बना सकते हैं। आज देश में कई रणनीतिकार हैं जो विभिन्न पार्टियों के लिए रणनीति बनाते हैं, लेकिन मैंने और किसी रणनीतिकार को इस तरह का क्लेम करते हुए नहीं देखा है। ऐसे एकमात्र है। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो बात है, वो उनको मुबारक है, मैं उनको शुभकामना देता हूं। लेकिन जनता जो है सब समझती है। बिहार की जनता बहुत सुलझी हुई है, बहुत वाइज है। वो जानती है कि अपना वोट खराब नहीं करना है। यदि वोट देते हैं तो यहाँ पे जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। कोई और जो तीसरा जो क्लेम कर रहा है उनका कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश होगी, लेकिन जमीन पे कोई माहौल नहीं है। सब जो है सोशल मीडिया का माहौल। अच्छा, अब हम आप पे आ जाते हैं कि मनीष वर्मा जी की क्या भूमिका रहेगी 2025 में? आप चुनाव लड़ रहे हैं, या आप रणनीतिकार हैं, या आप पर्सन इन द वेटिंग है? कि कई लोग कहते हैं कि इंतजार कर रहे हैं मनीष वर्मा जी, अभी समय नहीं आया है। तो क्या है अभी आपकी क्या भूमिका है? देखिए, 1 साल पहले मैं पार्टी में आया हूं। मैं राजनीति के लिए नया आदमी हूं, और भले सरकारी स्कीमों में और ये सब काम में मैं रहा हूं इन्वॉल्व, लेकिन मेरी जो हैसियत रही एक राजनीतिक कार्यकर्ता की है भी। और मैं एक छोटा सिपाही हूं पार्टी का। जो हमको नेतृत्व के द्वारा, पार्टी के द्वारा जो दायित्व दिया जाता है पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी का काम करने के लिए, उस दायित्व का पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं निर्वहन करता हूं। वही काम करता हूं जिससे हमारा पार्टी मजबूत हो, जिससे हमारी पार्टी को इस चुनाव में जीत मिले। उन सब कामों में लगा रहता हूं। तो ये तो नेतृत्व का है कि क्या रोल देना है, जो करना है वो उन पे है सारा। ये इस पे मैं क्या कहूं? मैं तो लड़ना या नहीं लड़ना, इसमें तो भाई हमारी और आपकी तो है नहीं था। ये तो पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा कि कहां पे किसमें अभी चीजें चल रही हैं, किसको कहां से लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। पार्टी इस पे निर्णय लेगी, और जिस समय निर्णय होगी सबको पता चल जाएगा। निशांत की एंट्री को लेकर के भी उनकी क्या एंट्री हो रही है? देखिए, निशांत जी एक बहुत समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राजनीति में इस तरह के व्यक्तियों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो कब आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे, इसके बारे में सिर्फ निशांत जी कह सकते हैं। क्योंकि ये लोगों का कि आप अपना जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं, किस तरह से आप क्या पॉलिटिक्स में सेवा में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, ये अपना पर्सनल डिसीजन होता है। तो वो कब आएंगे, क्या होंगे, ये उन पे है। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि सबको ये स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। और हमारी है कि जो जिस तरह के योग्य व्यक्तियों को, तो योग्य व्यक्तियों को राजनीति में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आपने सभी विषयों पे बहुत खुलकर के बात की, और बिल्कुल यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर
जनता जनार्दन होती है, मालिक होती है, और वही तय करती है कि उनका भविष्य किसके हाथ में होगा, और यही बिहार की जनता को इस साल के आखिर में करना है। और निश्चित तौर पर उसमें मनीष जी की क्या भूमिका होगी वो पार्टी तय करेगी, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मनीष काफी मेहनत भी कर रहे हैं और बड़ी भूमिका के लिए तैयार भी हो रहे हैं। कैमरामैन अशोक भनोत के साथ कुमार कुणाल।